एवरीवन, वेलकम बैक टू महक की पाठशाला। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस करेंगे कि BCom, MCom, MBA, UGC नेट, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जनरली भी हमें ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पता होने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आज हम कौन कौन से देखेंगे? अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉस मिनिमाइजेशन। इन सबको आज हम इन डिटेल में देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, अगर कुछ भी इनमें से ब्रीच होता है तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है। इंश्योरर बेसिकली हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो पॉलिसी बेच रही हैं। इंश्योर्ड कौन होता है? हम पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी को खरीद रहे हैं। जब भी एक पॉलिसी सेल आउट होती है या हम एक पॉलिसी बाय करते हैं तो अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि अपनी पूरी सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ दोनों ही पार्टीज़ या जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करें, या कोई भी ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जिससे कि दोनों ही पार्टीज़ के डिसीजन मेकिंग में कुछ फ़र्क पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज करो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं हेल्थ इंश्योरेंस, एक कंपनी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस सेल आउट कर रहे हैं और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस मेरी क्या ड्यूटी बनती है? मैं अपनी हेल्थ की ट्रू एंड एक्यूरेट पोजीशन बताऊं। अगर मेरे को कोई भी बैड हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो मैं वो डिस्क्लोज करूं इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर मुझे कोई पहले से डिसीज़ है लाइक अस्थमा है या कोई भी प्रॉब्लम है, जो मेरे को ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं या डायबिटीज़ हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस को मुझे ट्रूली डिस्क्लोज करना है इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे इंश्योरेंस दे रही है। ये कहता है अटमोस्ट गुड फेथ, कि अपने पूरे विश्वास से, सच्चाई से आप सामने वाले को बताओ। और वहीं इंश्योरेंस कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है? जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपनी पॉलिसी को अच्छा ना प्रेजेंट करके एक्यूरेट प्रेजेंट करें कि ये क्लॉजेज हैं कि अगर आपकी ये चीज़ नहीं हो पाती तो आपका क्लेम इस बेसिस पे रिजेक्ट भी हो जाएगा। जो भी छोटे छोटे क्लॉज होते हैं, हिडन क्लॉज होते हैं, वो भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पहले पॉलिसी देने से बताए, सो दैट किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या कोई भी ये ना हो। तो बेसिकली ये कह रहे हैं डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली, and the insured should provide complete and accurate details about the subject matter of the insurance, or insurer must provide clear and transparent policy terms. Understood? अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट इज बेसिकली ये तो डाटा है कि अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो मैं हल्का सा बता देती हूँ कि क्या क्या। देखो, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर क्या कहता है कि डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स बिफोर एंटरिंग इनटू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल फैक्ट्स कौन से होते हैं? जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंश्योरर का डिसीजन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द रिस्क, कि मुझे इतना रिस्क एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्मोकिंग करती हूँ और कोई भी है प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग की हैबिट्स है, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी नहीं देना चाहेगी इंश्योरेंस कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि वो इम्पैक्ट पड़ सकता है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, और इंश्योरेंस कंपनी को भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी चाहिए कि जिसके बेसिस पे एक पॉलिसी होल्डर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली पॉलिसी नहीं लेनी, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, राइट? ड्यूटी ऑफ ऑनेस्टी, बिल्कुल सच्चाई के साथ सब कुछ बताओ, कुछ भी हाइड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है। देखो, कंसील भी कर रहे हो आप कुछ भी तो वो भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है जिससे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। ड्यूटी टू अपडेट, अगर इन बिटवीन पॉलिसी लेने के बाद आप कुछ अपग्रेडेशन करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग की या हाउस की किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी की वो ले रहे हो इंश्योरेंस, एंड इन बिटवीन आप अपग्रेडेशन करवा देते हो और कल को आप क्लेम मांगते हो कि मुझे तो वही अपग्रेडेशन वाली अमाउंट दो कि इस पर इतना खर्चा आएगा, बट नो, आपको उनको अपडेट करना होगा कि मैंने इतना पैसा लगाया, कल को क्लेम भी मुझे इतना ज़्यादा चाहिए, फिर वो पॉलिसी अपडेट होगी आपकी, राइट? नेक्स्ट इज योर ड्यूटी ऑफ क्लियर पॉलिसी टर्म्स। ड्यूटी बनती है कि पॉलिसी टर्म्स क्लियर, एक्यूरेट, फेयरली प्रेजेंट करी जाएं। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी
प्लेन रिटन और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है ऑन द बेसिस कि आपने मुझसे ये इंपॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन हाइड करी है, तो आई विल नॉट प्रोवाइड यू विद द क्लेम। एंड द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो भी इंश्योर्ड है उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें, सब्जेक्ट मैटर में। इन अदर वर्ड्स कि इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉस सफ़र होना चाहिए जो भी इवेंट के ऊपर वो इंश्योर्ड है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द ओनली वन कि जो अर्न कर रहा है फैमिली में, अर्निंग मेंबर हूँ, राइट। फॉर सेम मैंने मेरे हस्बैंड को या मेरी डॉटर को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, वो बीमार हो जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। अब उनके हॉस्पिटल पे कितना खर्चा होगा, 1 लाख तक के अमाउंट का खर्चा है। तो बीमार तो मैं नहीं हूँ, मेरी डॉटर या फिर मेरा हस्बैंड है, राइट, बट उनकी वजह से फाइनेंशियल लॉस किसको हो रहा है, मुझे ही हो रहा है ना, क्योंकि आई एम द ओनली अर्निंग पार्टनर। तो उस फाइनेंशियल लॉस तो मुझे हो रहा है, तो मैं क्या उनके नेम पे पॉलिसी ले सकती हूँ, आई कैन हैव दैट पॉलिसी। अ पर्सन जो है, मैं अब अपने नेबर्स को इंश्योर नहीं करवा सकती। अगर मेरे नेबर्स बीमार हो रहे हैं तो उनका फाइनेंशियल लॉस इज़ नॉट माई बर्डन, राइट। अगर वो बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तो उनका बर्डन मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो जो चीज़ बेसिकली आपकी है, आप सिर्फ उसी को इंश्योर करवा सकते हो। बेसिकली अगर एक पर्सन है, वो खुद की कार को ही इंश्योर करवा सकता है क्योंकि उसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। दे कैन नॉट इंश्योर समवन्स एल्स कार्स इन विच दे हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब मैं अपनी ही कार को इंश्योर करवा पाऊंगी? मैं यहाँ पे नेबर्स की जाके अपने फ्रेंड्स की बोलूँ कि मैं आपकी कार को इंश्योर करवा देती हूँ? नो। जिसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ उसी चीज़ को इंश्योर करवा सकती हूँ। बेसिकली ये सिंपल आइडियोलॉजी है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये क्या कहता है कि आपको उतनी ही कंपनसेशन मिलेगी जितना आपने एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस कवर किया। बेसिकली इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है, आपको प्रॉफिट करवाना नहीं, आपके लॉस को कवर करके आपको उसी सेम पोजीशन में वापस लेके आना जिस पोजीशन पे आप पहले थे बिफोर द इंश्योरेंस, राइट। तो इंश्योरेंस का कभी भी पर्पस ये नहीं होता टू गेट यू इनटू द प्रॉफिट्स, इट इज़ जस्ट अबाउट अवॉइडिंग या कंपनसेटिंग योर लॉसेस। तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसका पर्पस क्या होता है, रीस्टोर करना इंश्योर्ड को सेम फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस अकर्ड। जैसे कि अगर आप कार आपकी डैमेज हो जाती है एक एक्सीडेंट में, तो इंश्योरर विल कवर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट बट नॉट मोर देन द एक्चुअल। जैसे आपका 1 लाख तक का नुकसान हुआ है ना, तो आप 1 लाख तक ही कवर कर सकते हो, आप मोर देन 1 लाख नहीं कवर कर सकते हो उनसे, राइट। जितने तक का लॉस, चाहे आपकी पॉलिसी 10 लाख को कवर कर रही हो, बट आपका लॉस जिस अमाउंट तक है, आप उसी अमाउंट तक ही अपना कवर कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, तो बेसिकली इसको ना हम एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं एंड देन हम देखेंगे। देखो, इसको ना हम पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, बेसिकली आपकी कार है, आपने किसी को हिट कर दिया, तो बेसिकली इसका क्या है, इसके पास इंश्योरेंस है। तो इसकी कार का जो भी डैमेजेस हुए, इसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया कि मुझे ऐसे ऐसे किसी कार ने हिट कर दिया है, तो मुझे अब इंश्योरेंस चाहिए अपनी कार को रिपेयर करवाने का। इसका इंश्योरेंस पास हो गया और इनको पेमेंट मिल गई, इनकी गाड़ी ठीक हो गई। अब बट ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे इससे भी इसने लड़ाई करी और इससे भी इसने 10,000 रुपये ले लिए। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। बेसिकली आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया, आपने इंश्योरेंस ले लिया, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि भाई जबकि गलती पीछे वाले की, उसने गाड़ी मतलब वो करी है, हिट करी है, तो अब इनके पास राइट है कि ये इस पर्सन को बोलें कि आप हमें ये अमाउंट जो भी लॉस हुआ है इसको पे कीजिए क्योंकि गलती आपकी थी, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हो। अब सब्रोगेशन इंश्योरेंस कंपनी को राइट देता है कि स्टेप करे आपके शूज़ में एंड दे कैन आस्क द क्लेम फॉर ऑन योर बिहाफ। देखो एक बार दोबारा समझते हैं क्या सिनेरियो था। आपकी कार है ये,
आपकी कार है ये, देखो दोबारा समझ, आपकी कार है ये, आपने किसी की कार को हिट कर दिया। अब इसने आगे इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि क्लेम चाहिए मुझे, मेरे को मेरी कार ठीक करवानी है, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी भी अपना लॉस नहीं चाहेगी, ये क्या करेगी, ये इनके पास जाएगी कि आप हमें लॉस को कंपनसेट करो, पे आउट करो। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, राइट। अब ये क्या करेंगे, ये अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा अगर इसके पास इंश्योरेंस है, और फिर जो इसकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो बेसिकली इसकी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देगी पैसा। वो आपका तो राइट है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इंश्योरेंस भी करवा रहे हो और आप इधर से भी पैसा ले रहे हो, नो। आपने अपनी इंश्योरेंस से गाड़ी ठीक करवाई, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो इस पर्सन के पास जाएं और इनसे पैसा मांगे। अगर इनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इनको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि गलती तो इनकी है, ठीक है। अगर इनके पास इंश्योरेंस है तो इनकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास बेसिकली जाओगे, और फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा है वो इनकी इंश्योरेंस कंपनी को देगी। दिस इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या है। दिस प्रिंसिपल अलाउज द इंश्योरर्स टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। बेसिकली इंश्योरर क्या कर रहा है, आपके शूज में स्टेप इन नहीं कर रहा है बाय आफ्टर सेटलिंग अ क्लेम। आपका क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, अब वो आपकी पोजीशन पे आके खड़ रहा है कि आपने हमारा नुकसान करा है, एंड परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। कि जिसने भी लॉस करा है वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है कि आपने ये लॉस किया, आप या तो हमें पे आउट करो, कंपनसेट करो, अदरवाइज इंश्योरर के पास लीगल जाने का चॉइस है। Once the insurer compensates the insured for covered loss, the insurer has the right to recover the amount paid from the party at fault. जो पार्टी एट फॉल्ट है, इंश्योरर के पास राइट है कि वो जो भी पैसा उसने आपके उस पर क्लेम पे लगाया उससे रिकवर करने का। वही इंश्योरर का व्हीकल डैमेज हो रहा है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अनदर ड्राइवर, तो इंश्योरर क्या है, वो क्या करेगा, वो रीइंबर्समेंट सीख करेगा नेग्लिजेंट ड्राइवर की इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई आपके पर्सन की गलती है, उसकी गलती की वजह से लॉस हुआ है हमारे वाले पर्सन को, तो आप हमें पैसा पे आउट करें। आई होप दिस इज क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो कि सेम रिस्क को कवर कर रही हैं, तो हर एक इंश्योरर लाइबल है आपको कंट्रीब्यूट करने में आपके लॉसेस पे प्रोपोर्शनेटली, राइट। जितना सम आपने इंश्योर्ड करा है रिस्पेक्टिव पॉलिसीज़ के अंडर, जो इंश्योर्ड है वो क्लेम नहीं कर सकता मोर देन द एक्चुअल लॉस फ्रॉम द मल्टीपल इंश्योरेंस। देखो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो अब ये कोई ए है, अब देखो इंश्योरर के पास एक पॉलिसी ए है, एक पॉलिसी बी है। पॉलिसी ए है 10 लाख की, पॉलिसी बी भी आपकी कवर कर रही है 10 लाख। आपको 8 लाख तक का लॉस हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 8 लाख आप कवर करो जी, 8 लाख आप कवर करो, नो, और मेरे को टोटल 16 लाख मिल जाए और मेरा बेनिफिट हो जाए, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कंपनसेशन, सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इंश्योरेंस पॉलिसी का काम होता है आपके लॉसेस को कंपनसेट करना, कम करना, आपको वही पोजीशन को रिवाइव करवाना, ना कि आपको प्रॉफिट्स करवाना। तो 8 लाख हुआ है आपको। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आप ऐसा करो कि ओनली जो ये पॉलिसी ए वाली इंश्योरेंस कंपनी है ये सारा का सारा आप ही पे कर दो, ये वाली कंपनी रहने देता हूँ मैं क्लेम, नो। इसमें क्या होगा, आपको प्रोपोर्शनेटली जितने अमाउंट की और जितने टाइम के लिए आपकी पॉलिसी है उसके बेसिस पे ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे इनकी रेशियो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1:1 है। तो 4 लाख आपको कंपनी ए देगी और 4 लाख आपको कंपनी बी देगी अगर आपने पॉलिसीज़ दोनों सेम टाइम पे खरीदी हैं, मतलब 2 साल इसी पॉलिसी को लिए हुए हैं और 2 साल इसी पॉलिसी को लिए हुए हैं, या जो भी टाइम पीरियड भी सेम है और अमाउंट्स भी सेम है, तो वो इक्वल करेंगे। बट अगर टाइम पीरियड अलग है, अमाउंट अलग है, तो आपका एक कुछ फॉर्म कैलकुलेटिव होता है, फॉर्मूला टाइप्स, तो आप उससे कैलकुलेट करते हो कि कितना आपको ये ए पॉलिसी से कंपनसेशन मिलेगी, कितनी आपको बी कंपनी से कंपनसेशन मिलेगी। बट कंपनसेशन आपको सिर्फ टू दी अमाउंट जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतने पे मिलेगी।
प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योर्ड की ड्यूटी बनती है सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने की जिससे कि उनका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर पे आग लग रही है और उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो ये नहीं सोच सकते यार मेरे पास इंश्योरेंस है, कोई नहीं, लगती है तो आग लगने दो। नो, दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप फायर ब्रिगेड को बुलाओ, या अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो या आपके घर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो उससे आप आग को बुझाने की कोशिश करो, या कोई भी ऐसे मेजर्स जिससे कि आप लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो आप करने की ट्राई करोगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता लगता है कि ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जो कि बच सकता था, तो आपको क्लेम उतने तक का ही मिलेगा जितने तक का नुकसान नेचुरली हुआ है। अगर आप अपनी नेग्लिजेंस नहीं दिखाते और टाइम पे करेक्टिव एक्शन ले लेते तो जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो नहीं होता, तो आपको एक्स्ट्रा नुकसान की कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। तो ये सब भी देखते हैं कि आपने टू द बेस्ट ऑफ किस तरह से उस सिचुएशन में रिएक्ट किया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So failure to take reasonable precautions may affect the insurer's liability or the amount of compensation. अगर बिल्डिंग में फायर हो रही है तो इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रॉम्प्ट एक्शन ले टू एक्सटिंग्विश द फायर एंड मिनिमाइज द डैमेज, राइट। सो होप यू आर क्लियर विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले हमने करा अटमोस्ट गुड फेथ, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फिर हमने सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडेमनिटी, लॉस मिनिमाइजेशन, ये सारे प्रिंसिपल्स कवर करे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।